यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना पेशेंट को आपने घर पे कैसे मैनेज करना है, और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना पेशेंट के डे बाय डे सिम्टम्स क्या होते हैं, वो किन कंप्लेंट्स के साथ प्रेजेंट करता है और आप इसको कैसे जल्दी घर पे ही डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले कोरोना के सिम्टम्स की बात करें तो जो पहले 2 दिन होते हैं, फर्स्ट डे और सेकंड डे, उसमें पेशेंट को सोर थ्रोट और ड्राई कफ लाजमी तौर पे फील होता है, क्योंकि जो ये कोरोना वायरस है ये सबसे पहले हमारे गले में रहता है, उसके बाद ही हमारे लंग्स को जाके अफेक्ट करता है। तो जो पेशेंट की सबसे पहले कंप्लेन होगी ना, या प्रेजेंट करेगा किस चीज के साथ, वो सोर थ्रोट के साथ, और साथ में उसको ड्राई कफ भी होगी। तो हमारे पास तीसरा और चौथे दिन होते हैं, उसमें वायरस का इफेक्ट बॉडी में बढ़ जाता है, उसकी वजह से बॉडी में टेम्परेचर हो जाता है। जो टेम्परेचर इस पूरे कोरोना वायरस का जो 14 डेज पीरियड होता है ना, इसमें हमारे पास 99 से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट इस रेंज में फॉल करता है। इस फीवर की रेंज को हम माइल्ड फीवर कहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फीवर नहीं है। बॉडी में एक इन्फेक्शन आई होती है, उसके अगेंस्ट बॉडी फाइट कर रही होती है, तो इसलिए जो पेशेंट होता है उसको फीवर हो जाता है। जो चौथे और पांचवें दिन होता है ना, ये पांचवा छठा दिन होता है, उसमें पेशेंट के यही जो सारे सिम्टम्स है ना, ये थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। उसको बॉडी पेन भी डेवलप हो सकता है, फीवर ज्यादा देर के लिए हो सकता है, और उसको ड्राई कफ के भी स्पेल्स ना दिन में 3 से 4 दफा आते हैं। अब जब ये कोरोना वायरस का जो एक वीक का फेज जब गुजर जाता है ना, इससे आगे फिर 2 कंडीशंस होती हैं जो 8th या 9th डे पे स्टार्ट होती हैं। अगर तो 8वें दिन से पेशेंट को कोई सांस का मसला है, या वो चलते हुए उसका सांस उखड़ता है, या उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम है, इसका मतलब है कि पेशेंट जो कोरोना वायरस है उसके लंग्स को इन्फेक्ट कर चुका है, और उधर उसने काफी अपना जो असर है वो फैला दिया। इस केस में क्या करना है कि कोरोना के डायग्नोसिस के 1 वीक बाद, और जब ये सारी चीजें पेशेंट शो करना शुरू हो जाए, सांस उखड़ या खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, तो आपने चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट लाजमी इस पॉइंट पे करवा लेना। अगर तो पेशेंट की कंडीशन और डिटेरियोरेट कर रही है या और ज्यादा बिगड़ रही है, तो ये वो टाइम है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में फिर एडमिट करना पड़ता। और अगर उसका सांस बहुत ज्यादा उखड़ है तो फिर उसको वेंटिलेटर भी लगाना पड़ता। लेकिन अब सिचुएशन फिर ऐसी होती है कि पेशेंट के लिए ना हॉस्पिटल्स में जगह, ना वेंटिलेटर्स अवेलेबल है। तो जो काम किया जा सकता है कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे ही मौजूद हो, घर पे लगवा लिया जाए, ताकि पेशेंट की ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेंटेन किया जा सके। उसके बाद अगर तो पेशेंट को सांस उखड़ने का मसला नहीं है, या और उसको कोई जो कॉम्प्लिकेशन है कि खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, वो चीजें नहीं है, तो जो 8वें और 9वें दिन पे भी वही सिम्टम्स होते हैं जो पिछले चल रहे होते हैं, फीवर के, ड्राई कफ के, बॉडी पेन के। और फिर 10th डे के बाद से ना पेशेंट जो है ना वो रिकवरी फेज में चला जाता है। उसके जो सिम्टम्स मौजूद तो रहते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इस दौरान पेशेंट को वीकनेस भी अच्छी खासी डेवलप हो जाती है, क्योंकि वायरस जो है, जब कोरोना वायरस से पेशेंट को हो जाए तो एक तरह बंदे को एक तरह झटका अच्छा सा लग जाता है, उसे पता चल जाता है कि मैं एक बीमारी के फेज से गुजरा हूँ। तो फिर ये जो 10 और 14 डेज का पीरियड है, ये रिकवरी पीरियड है, और इसमें जो पेशेंट के सारे साइन एंड सिम्टम्स है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं, और 14 डेज के बाद हम रीटेस्टिंग करवा सकते हैं, और तब तक जो वायरस होता है वो फिर उसके अगेंस्ट पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। तो ये शुरू के जो 14 डेज है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट डेज पे ये पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ कोरोना पेशेंट एट होम। मेरे फादर को 5 जून को कोरोना डायग्नोज हो गया था, और वो अब अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर चुके हैं। लेकिन ये जो 14 डेज का पीरियड था, ये अच्छा खासा एक टफ होता है सारी फैमिली के लिए, एक पेशेंट को घर में मैनेज करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके घर में कोई कोरोना पेशेंट निकल आए, या 2 पेशेंट भी निकल सकते हैं, तो उनको आपने घर में कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले जो बेसिक बात है वो आप सबको पता है कि आपने पेशेंट के लिए कोई डिफरेंट रूम में आइसोलेट कर देना है। उनके लिए उसके साथ एक सेपरेट वॉशरूम होना चाहिए, उनकी बेडशीट पिलोस डिफरेंट होने चाहिए, और उनके बर्तन जो है वो आप कोशिश करें कि वो तो डिस्पोजेबल यूज करें, कि वो पेशेंट के रूम में जाए और उधर से फिर उनको एक शॉपर में डाल के डस्टबिन में फेंक दिया जाए। लेकिन तो अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो घर के बर्तन पे कोई मार्क कर दें या कोई निशानी लगा दें, आपको पता चल जाए ये इस पेशेंट के बर्तन है। उसके बाद फिर उन बर्तनों को भी धोने के लिए आपने अलहदा से डिश वॉशिंग सोप और जो सारे स्पंज है वो सेपरेट रखने। अच्छा, जो ये कोरोना की फिर आपने ना जो मेडिकेशन है वो भी डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब की होती है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ एंटीबायोटिक इंक्लूड होती है एजमेक्स के नाम से,
फिर पैनाडोल लेनी होती है टू मैनेज द टेम्परेचर, फिर इसके अंदर कैल्शियम सप्लीमेंट, जिंक सप्लीमेंट और जो विटामिन डी सप्लीमेंट्स होते हैं ये भी इंक्लूड होते हैं। तो घर में एक किसी बंदे की आपने ड्यूटी लगा देनी है कि सिर्फ उसी ने पेशेंट के रूम में जाना है, उनकी सारी मेडिकेशन उनको देनी है और उनके फिर ब्लड प्रेशर भी चेक करना और उनकी पल्स भी चेक करनी है और ऑक्सीजन सैचुरेशन भी चेक करनी है। अगर तो पेशेंट को कोई ब्लड प्रेशर का मसला है तो फिर उसमें उनका ब्लड प्रेशर चेक करना लाजमी है और साथ साथ एक पल्स ऑक्सीमीटर भी आपके पास घर पर मौजूद होना चाहिए, जिसमें आप कॉन्टिन्यूसली पेशेंट के ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स को मॉनिटर करते जाएं। इन जो सारी चीजों को आप मॉनिटर कर रहे हैं और पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स भी आपने ना एक चार्ट बना लेना, एक अलग से कॉपी पे इसको लिखते जाना। हमने पेशेंट से भी रेगुलरली पूछते जाना है कि वो क्या फील कर रहे हैं। मैंने भी एक अलग से डायरी बना ली थी, उसमें उनके डे टू डे सिम्टम्स में लिखता गया था, नोट डाउन करता गया था, हर रोज उनकी पल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन भी लिखता गया। अच्छा, ये जो सारी फाइंडिंग्स ना आपने अपने एक बैक हैंड पे डॉक्टर भी रखना है, एक या दो डॉक्टर आपने रखने हैं जिनसे आपने डेली ना ये सारी जो आपने रीडिंग्स ली होती हैं शेयर करनी है और उस पर डॉक्टर अपने रिमार्क्स देगा, वो भी आपने पेशेंट के साथ शेयर करना है या वो अपने माइंड में रखने हैं। जो कोरोना के पेशेंट्स होते हैं इनके आपने लाजमी तौर पे इस बात का ख्याल रखना है कि वो आइसोलेटेड फील ना करें। अब जब पेशेंट को ये कह दिया जाता है कि आपने 14 दिनों के लिए आइसोलेट रहना है या बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं मिलना है या उनसे दूर रहना है, तो एक बहुत बड़ा उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है और फिर जब ये न्यूज और मीडिया में सारी रिपोर्ट्स देख के भी पेशेंट का मोरल और डाउन हो जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि घर का हर फर्द जो है वो लाजमी तौर पे एक दिन में एक या दो दफा पेशेंट को दूर से उसका हाल अहवाल पूछ ले, उसको बकअप करते, उसका मूड चेयर अप करने की कोशिश करे। ठीक है, पेशेंट को सिर्फ ये नहीं एक पर्सन की ड्यूटी लगा तो दी आपने रूम में जाने के लिए, लेकिन फिर बाकी लोगों को उसको बिल्कुल आइसोलेट नहीं कर देना चाहिए। उसके साथ आपने बातचीत में रहना ताकि पेशेंट का मोराल भी अप रहे, क्योंकि कोरोना वायरस की ये जो बीमारी है इसको सिर्फ आप मेडिकेशन से तो आप वायरस को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट का जो मोराल है आपने उसको भी अपने माइंड में रखना है लाजमी तौर पे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, पेशेंट की सारी रीडिंग्स लेते जाना और अगर 1 वीक के बाद पेशेंट को बेशक अगर सांस का मसला है भी या नहीं है, अगर पेशेंट कहता भी है मैं ठीक हूँ, तो आपने उसका 1 वीक के बाद लाजमी तौर पर चेस्ट एक्सरे जरूर करवाना है टू बी ऑन द सेफ साइड। उसके बाद आपने क्या करना है कि पेशेंट की मेडिकेशन का भी रेगुलरली तौर पे ख्याल रखना है। दिन में 3 बार जो स्टीम देना है ना वो लाजमी है, कोरोना पेशेंट्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और स्टीम देने का टाइम क्या है कि आपने नाश्ते से पहले देनी है, दोपहर के खाने के 2 से 3 घंटे बाद और रात के खाने के 2 से 3 घंटे बाद। कभी भी खाने के फौरन बाद नहीं देनी है स्टीम, क्योंकि पेशेंट को फौरन वॉमिट आ जानी है। अच्छा, जितने भी कोरोना पेशेंट हैं उसमें ये बहुत आजकल न्यूज चली हुई है कि सना मक्खी जरूर पिए, सारे घर वाले पिए, पेशेंट भी पिए। तो सना मक्खी पीने से बहुत से लोगों को आराम आ भी गया और बहुत से लोगों को नहीं आया, लेकिन एक जो इसका इफेक्ट है जो पूरी दुनिया मानती है कि ये आपके जो जीआईटी है या जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको क्लियर कर देती है और उसके रिजल्ट में क्या होता है, आपको डायरिया हो जाता है, मोशन लग जाता है। तो कोरोना के पेशेंट जो ऑलरेडी एक बीमारी से फाइट कर रहा है और अगर उसको फिर ये डायरिया हो जाए तो उसकी फिर कंडीशन और वर्स हो जाती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि पेशेंट को सना मक्खी के पीछे लगाने के बजाय उसको जो नॉर्मल डॉक्टर मेडिकेशन दे रहा है, 2 हफ्ते मेडिकेशन खाने से पेशेंट का वैसे ही जो स्टमक है वो अपसेट हो जाता है, तो आप उसके ऊपर और इफेक्ट डाल रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि उसको ये बाकी जो देसी टोटके उस पर ना लगाएं, जो आपको डॉक्टर ने मेडिकेशन दिया है उसको आप जरूर फॉलो करें। 1 वीक के बाद चेस्ट एक्सरे जब आप करवा लेंगे तो आपको पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी। अगर लंग्स बिल्कुल क्लियर है, इन्फेक्शन नहीं है, इसका यही मतलब है कि पेशेंट रिकवरी की फेज पे ही चला जाएगा। लेकिन अगर तो है तो आप 1 वीक जब आपको पता चल गया कि लंग्स में कोई इन्फेक्शन है या कोई मसला डिटेक्ट हो रहा है, तभी आप कोशिश करें कि प्लाज्मा अरेंज कर लें या बैक हैंड पे कोई ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज कर लें या किसी हॉस्पिटल में भी आप कांटेक्ट रखें कि अगर तो पेशेंट की कंडीशन वर्स होती है तो आपके पास इमरजेंसी ऑप्शंस भी होनी चाहिए। ठीक है, आपने पेशेंट को लाइट डाइट देनी है, उसको प्रोटीन रिच डाइट देनी है, उसको फ्राइड फिश दे सकते हैं, आप बॉइल्ड एग दे सकते हैं,
दलिया खिचड़ी सारी जो चीजें हैं। उसके बाद इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत लोग कहते हैं जी गार्लिक खाएं और ये करें, लेकिन इन चीजों के बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आते हैं बॉडी पे। जिनके क्विक इफेक्ट्स आ सकते हैं वो जो सिट्रस फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन सी रेडिली अवेलेबल है, ऑरेंजेस है, लेमन है, ये सप्लीमेंट्स हैं विटामिन के। आप पेशेंट को वो दे सकते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो और जो उसको वीकनेस फील हो रही है वो भी उसको वीकनेस फील ना हो। आपने कोशिश ये करनी है कि उसको मैक्सिमम फ्रूट्स दें, उसको सप्लीमेंट्स दें, क्योंकि सप्लीमेंट्स देने का पर्पस ये है ताकि पेशेंट के ऊपर सबसे ज्यादा और क्विक इफेक्ट आ जाए उन सारी चीजों का, विटामिन का या कैल्शियम का, ताकि पेशेंट की कंडीशन बेहतरी की तरफ जाती जाए। और जब 14 डेज का पीरियड ये ओवर हो जाए तो फिर भी आपने पेशेंट को फिर घर पे वेलकम बैक करना है। और ये नहीं कि टेस्ट दोबारा नेगेटिव आने के बाद भी आप उसको अकेला रखें या कहें कि अभी भी इसके सिम्टम्स हैं। आपने पेशेंट बाकी घर वालों के साथ मिल सकता है, लेकिन सेकंड टेस्ट नेगेटिव आने के 1 वीक तक उसने बस घर में आइसोलेशन रखनी है ताकि वो इस अपने पूरा रिकवरी फेज को कंप्लीट कर दे। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा इंसाइट था कि घर पे जो कोरोना पेशेंट थे उनको आपने कैसे मैनेज करना है और क्या क्या चीजें आपने माइंड में रखनी है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो थम्स अप दें और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।